हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी 10वीं क्लास होगी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए। धीमे धीमे ऐसे ही करके हम बढ़ते चले जा रहे हैं। 10वीं क्लास का मतलब 9 टॉपिक्स आपके ख़त्म हो गए हैं। 3 टॉपिक तो आपके सेम योजनाओं वाले हैं, तो अगर आप देखो तो 4 टॉपिक और अलग से बचे हैं और फिर हम धीमे धीमे क्या करेंगे, सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। ठीक है। अब ये आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मेरे से पूछे कि 4 ऐसे टॉपिक चुनिए जो मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक टॉपिक ये आएगा। उन 4 में से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्यों होगा? क्योंकि ये वाला टॉपिक लोगों को ईज़िली समझ में नहीं आएगा। ठीक है। कहीं और बुक वगैरह बुक्स में भी कहीं दिया होगा ना, तो उन्होंने केवल डेटा दे दिया होगा, उनको भी समझ में नहीं आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ये भी ध्यान रख लेना, बुक से पढ़ के कहीं से भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। केवल डेटा देंगे, ये दिया वो दिया, बट वो मेन क्रक्स नहीं पकड़ पा रहे हैं कि ये क्या है। इसलिए ये ज़्यादा टफ टॉपिक है। ध्यान से समझना, बहुत ईजी वे में आपको समझाया जाएगा। टॉपिक कौन कौन से हैं आज की क्लास में? सबसे पहले है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रांट, परफॉर्मेंस से समझ में आ गया होगा, जो परफॉर्मेंस देगी ग्राम पंचायतें वगैरह, उसी के आधार पर अनुदान दिया जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना। ये कोई सिंगल योजना नहीं है, ग्राम पंचायत विकास योजना। ये ग्राम पंचायत जो मिलके योजनाएं बनाती हैं, उन योजनाओं का एक समूह है, उसी आधार पर गांव में काम होते हैं। तो इसका पूरा एक ढांचा है और मैक्सिमम काम इसी के बेस पे होते हैं, ये जो बनती है। तो ये पूरा एक समझ लो पंचायती राज में ग्राम पंचायत के विकास का मेन ढांचा है जो आप पढ़ोगे। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर यूपी सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम। इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं कि क्या क्या है। एक तो यही है ग्राम पंचायत विकास योजना जो इन्होंने की, और जो योजनाएं चलाई, जो ग्रांट दे रहे हैं, जो करों में हिस्सा दे रहे हैं, जो बजट में प्रावधान है, ये है। तो मुश्किल से 1 पेज का था ये, लेकिन ये वाला टॉपिक थोड़ा लेंदी हो रहा था। 25 पेज से ज़्यादा की ऑलरेडी पीडीएफ हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा इसको बजट के साथ करा देंगे। जब मैं पंचायतों का बजट कराऊंगा ना, उसमें डाल दूंगा कि क्या क्या नए कदम उठाए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना। क्या है प्रदर्शन अनुदान योजना? देखो, एक चीज तो बताया था कि केंद्र क्या करता है, अनुदान ही देता है पंचायतों को। पंचायतों का केंद्र में कोई हक नहीं बनता है। जैसे राज्य के करों में, और राज्य जो शुल्क लेता है उसमें क्या होता है कि राज्य का जो वित्त आयोग है बोल देता है कि 7 या 8 जितने भी परसेंट उसने डिसाइड किया आप पंचायतों को दो। ये पंचायतों का हक बन जाता है, जैसे राज्य सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया। तो ये तो हक है। दूसरा है राज्य ही इनको कुछ कर और शुल्क सौंप देते हैं कि ये खुद वसूल करो, तो ये भी इनका हक है, ये भी वसूल करते हैं। फिर राज्य भी कुछ अनुदान देता है, तो राज्य भी अनुदान देता है, यहाँ से भी कमाई होती है। और केंद्र केवल अनुदान देता है, क्योंकि केंद्र में हक नहीं बनता है पंचायतों का कि बोले कि हमें इतना हिस्सा दो, वो दो। ये तो केंद्रीय वित्त आयोग है, वो बोल देता है इतने परसेंट इस हिसाब से अनुदान दे दो। तो अनुदान, अनुदान में भी 2 टाइप का अनुदान होता है। एक होता है बेसिक ग्रांट। बेसिक ग्रांट तो देनी पड़ेगी, ये तो बेस है, बेसिक अनुदान जिसे बोलते हैं। बेसिक ग्रांट किस बेस पे देते हैं? एक होता है जनसंख्या और दूसरा होता है क्षेत्रफल। ये तो केंद्रीय वित्त आयोग में भी बताया कि जनसंख्या और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी अनुदान को देने में या पैसा देने में। तो 90% बेस बना देते हैं जनसंख्या को। जिस गांव की जनसंख्या ज़्यादा है या जिस जिले की जनसंख्या ज़्यादा है, जिला पंचायत की, 90% वेटेज उस हिसाब से देंगे और 10% देते हैं क्षेत्रफल को। कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, ऊबड़ खाबड़ है, ये है वो है, तो रोड वगैरह में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, कनेक्टिविटी में ज़्यादा, तो इसको भी बेस बनाना पड़ता है। ठीक। तो बेसिक ग्रांट तो ये हो गई। और ये बेसिक ग्रांट जो टोटल अनुदान होता है, टोटल अनुदान होता है, उसके 2 पार्ट ये डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है बेसिक और दूसरा होता है परफॉर्मेंस। यही आपकी प्रदर्शन अनुदान योजना है। ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रांट, बेसिक ग्रांट 90% जो अनुदान होता है उसका 90% जाता है बेसिक ग्रांट के माध्यम से, और 10% जाता है जैसा आप परफॉर्मेंस दोगे, जैसा प्रदर्शन करोगे उस हिसाब से। तो ये वाला प्रदर्शन अपने को पढ़ना है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। टोटल अनुदान का 90% बेसिक और 10% परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वाले के लिए सारे नियम पढ़ेंगे। बेसिक के लिए क्या करना है, बेसिक के लिए वेटेज क्या होता है, ये वाला कि जनसंख्या को 90% वेटेज दिया जाता है, क्षेत्रफल को 10। ठीक है। अब आते हैं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को अनुदान 2 प्रकार से दिया जाएगा। यही चीज मैंने बताई। एक है बेसिक अनुदान, दूसरा है प्रदर्शन अनुदान। 90% जो पैसा है वो बेसिक अनुदान के माध्यम से ही मिलेगा, मतलब जनसंख्या और क्षेत्रफल के बेस पे मिल जाएगा, तो इसमें कुछ खास करना नहीं। लेकिन यहाँ पे भी लेखा, खाता,
जो लेखा खाता होता है, जो आपने साल भर लेन देन किया उसका एक बही खाता बनाते हो, वो जमा कराना पड़ता है, उसका परीक्षण कराना पड़ता है, आगे की आपको योजनाएं देनी पड़ती हैं। तो ये सारा काम तो यहाँ पे भी देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पुराना हिसाब नहीं दोगे तो नया पैसा कैसे ले पाओगे। और 10% जो प्रदर्शन अनुदान होता है, यही है केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, कि 10% आपके परफॉर्मेंस के बेस पे ही 10% और एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा। ठीक, तो प्रदर्शन अनुदान एक अतिरिक्त अनुदान है, ठीक है, एडिशनल है ये। एक बेसिक में तो आपका पूरा अनुदान आ गया वैसे, लेकिन ये 10% उन्होंने बना दिया कि एडिशनल है, ये आपकी परफॉर्मेंस देख के दिया जाएगा। तो ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको ही दिया जाएगा। अब प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने हेतु क्या क्या योग्यताएं चाहिए, यहीं से आपकी टॉपिक शुरू हो गया। प्रदर्शन अनुदान प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या क्या कार्य पूरे करने चाहिए। ग्राम पंचायत, तो सबसे पहले तो ग्राम पंचायत को अपना लेखा परीक्षा, जो मैं बोला साल भर का बही खाता, कौन सी योजना है, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, लास्ट में फीडबैक क्या है। इसका दूसरी योजना, कितना पैसा बचा रह गया, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई, हर एक चीज़ का बही खाता रखना पड़ता है। समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, नई संपत्ति क्या बनी, अगर स्कूल बनाया तो एक संपत्ति बन गई ग्राम पंचायत की। ठीक, तो ग्राम पंचायत को अपना लेखा परीक्षा खाता जमा कराना होगा, जो 2 वर्ष से ज़्यादा पुराना ना हो, ये ध्यान रखना। अगर आप 2016-17 में ग्रांट चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, 2014-15 से लेके और कहाँ तक का, 16-17 तक का, जो भी जितने भी वर्ष हो गए तब का बही खाता जमा कराओगे। मेन है कि 2014-15 का आपको जमा कराना है। इसके परफॉर्मेंस के बेस पे आपको यहाँ पे अनुदान, प्रदर्शन आधारित अनुदान मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे 2016-17 में अनुदान आपको प्राप्त करना है, तो 2014-15 का लेखा परीक्षा खाता अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज हैं, फिर से बता रहा हूँ बार बार, पूरा वीडियो देखो। पहली चीज़ तो वीडियो क्लासेज एक बार तो जरूर देख लेना, कोई भी रहे, कितना भी होशियार क्यों ना रहे। इसको देखने से बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, कनेक्टिविटी बनाई जाती है, आपकी समझ डेवलप हो जाती है। वीडियो क्लासेज देखने के बाद फिर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, जो पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। पेड ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियो पे आप जाओ, उसके पिंड कमेंट में होती है, एक कमेंट पिंड रहता है उसमें होती है, या वीडियो के लास्ट में मैं खुद ही दे देता हूँ। अब कुछ लोग कंफ्यूज हैं कंप्यूटर और यूपी जीके के बारे में। तो देखो, कंप्यूटर और यूपी जीके सब कुछ कराया जाएगा 1 बाय 1 करके। जैसे ये खत्म होगा आपका, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला, 10 से 12 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद कंप्यूटर आएगा, फिर यूपी जीके आएगा। तो कंप्यूटर यूपी जीके भी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। कुछ लोगों को हड़बड़ाहट में, देखो अभी आपकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, जहाँ तक एग्ज़ाम डेट, वो सारी चीज़ें हैं आपके एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे ही पंचायती राज खत्म होगा, उसी बीच में आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पंचायती राज पे शुरू हो जाएंगे, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करा के आपका रिवीजन प्रोग्राम भी पूरा, कि पंचायती राज इतने बार रिवाइज करा दो कि आपका यहाँ पे काम ये हो जाए कि ये ओके हो गया। यूपी जीके और कंप्यूटर भी इतने तरीके से कराएंगे कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए फिर से आ जाते हैं टॉपिक पर। फिर ग्राम पंचायत के खाते की लेखा परीक्षा, तो राज्य के, देखो ग्राम पंचायत का जो खाता है उसका परीक्षण भी तो होना जरूरी है, कि खाता सही है कि नहीं, सही एंट्री डाली है कि नहीं, क्या है, पैसा सही जगह खर्च किया कि नहीं किया। तो ये कौन करेगा, राज्य का जो ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, लेखा परीक्षक होता है राज्य का, या तो वो करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो जो इंटरनल ऑडिट होना चाहिए किस पे, ऑडिट डायरेक्टर होता है एक डिपार्टमेंट राज्य के अंदर, तो उसके द्वारा इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक लिस्ट होती है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, इनके द्वारा करा दो। ये कराना बहुत अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। अगर ये परीक्षा नहीं आपने कराई तो भी आपको क्या है, नहीं मिलेगा। अगला क्या है, ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इथिक्स में पढ़ते हैं लोग बात, सोशल ऑडिट बोलते हैं इसको, सामाजिक अंकेक्षण। क्या होता है सोशल ऑडिट, सोशल है या सामाजिक लगा है तो समाज द्वारा। अब समाज क्या करेगा, आपने कोई स्कूल बनवाया या नाली बनवाई या बिजली बनवाई, तो समाज क्या अंकेक्षण करेगा कि हाँ ये तो बहुत बेस्ट काम हुआ, क्वालिटी भी बढ़िया है, बहुत टाइम हो गया, चल भी रही है, इसका साफ सफाई भी रहती है। फिर बोले हाँ बीमारियाँ कम हुई, गंदगी कम हुई। ये सारी चीज़ें जब समाज अंकेक्षण करके फीडबैक देता है तब पता चलता है। एक होता है आपने पैसा खर्च किया, एक होता है दूसरा उसका प्रभाव,
जो खर्च किया उसका प्रभाव लोगों पे क्या पड़ रहा है, तो प्रभाव कौन बताएंगे, लोग बताएंगे। तो यही प्रभाव का फीडबैक लेना, इसी को बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण। तो ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। वैसे गांव में ये सारे काम कहीं कुछ होते नहीं है, ये पेपर में लिखित हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। अधिकारी को पैसा खिलाया, उसने सब कुछ डन कर देता है, पैसा निकलता है, पता भी नहीं चलता, ना ग्राम सभा को पता चलता है, ना पंचायत सदस्यों को पता चलता है, सिर्फ प्रधान को पता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, इसका अगला क्या है, फंड सभी ग्राम पंचायतों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, वही है डायरेक्ट खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, NEFT, RTGS इसके द्वारा कर दिए जाएंगे। फिर ग्राम सभा को लेखा परीक्षण खाते में खुद के राजस्व स्रोतों में, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यही है कि ग्राम सभा को लेखा परीक्षण खाते में खुद के राजस्व स्रोतों में बढ़ोतरी दिखानी होगी। खुद के जो राजस्व स्रोत हैं उनमें दिखाना होगा कि ये बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप अपने राजस्व नहीं बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, आपको पैसा प्रदर्शन अनुदान का या तो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नई परिसंपत्ति का अर्जन या क्रिएशन है, यहाँ पे क्रिएशन, ठीक है, भी महत्वपूर्ण है। तो नई परिसंपत्ति आपको बनानी पड़ेगी। परिसंपत्ति क्या होता है, सड़क बनाई तो भी गांव की नई संपत्ति बन गई, कोई पार्क बनाया तो भी बन गई नई, तो ये नई परिसंपत्ति है। बेसिक अनुदान हेतु, अब ये मैं पहले बता चुका कि दो प्रकार के होते हैं, परफॉर्मेंस ग्रांट PG और बेसिक ग्रांट BG। BG के लिए यही शर्त है कि 90% जनसंख्या को भार दिया जाता है और 10% क्षेत्र। आगे चलते हैं। 13वां वित्त आयोग जो है आपका, ये क्या है, इसने क्या किया था कि इसने भी कुछ सिफारिशें दी थी कि प्रदर्शन अनुदान दिया जाए। किस बेस पे, कि ग्रामीण निकायों हेतु इसने 6 शर्तें रखी थी और शहरी निकायों हेतु 9 शर्तें। अब इस शर्तें अंदरूनी जाके वो नहीं पढ़नी जो अभी नहीं लागू हैं, ठीक है, जिन पर वर्क नहीं हो रहा। ये इतना ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा कितनी शर्तें उन्होंने दी थी, सिफारिश की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज मंत्रालय है यूपी का, इसके द्वारा भी प्रदर्शन अनुदान हेतु कुछ शर्तें रखेंगे। वो क्या क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला टॉपिक, सब टॉपिक इसी में है आपके। सेक्टर वाइज व्यय को दर्शाना। सेक्टर क्या होते हैं, क्षेत्र, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सेक्टर है। इस सेक्टर वाइज आपने कितना क्या व्यय किया है, इसको दर्शाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक के लिए देखने के लिए डालना, सीधी बात है। स्वयं को राजस्व, जो स्वयं के राजस्व स्रोत हैं जिससे आप पैसा कमा रहे हो कार्य या कोई भी चीज़ से, तो उनमें वृद्धि को आपको दर्शाना पड़ेगा, वही चीज़ है। ग्राम पंचायतों की खुले में शौच से मुक्ति, ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, अब तो ODF++ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपको, अब चूंकि जब से स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, ये भी करना पड़ेगा। टीकाकरण जो होता है तो गाँव में उसकी कवरेज, ये सारी बातें आपकी पंचायती राज मंत्रालय ने की। अब आते हैं 15वें वित्त आयोग, इसने भी कुछ सिफारिशें की। तो इसने अनुदान की सिफारिशें की। इसने बोला जो अनुदान टोटल इन्होंने 90,000 करोड़ की बात की है, इसमें से 67.5% किसको जाएगा, ग्राम पंचायतों को, और 32.5% किसको जाएगा, नगर पंचायत, नगर निगमों को, ठीक है, या जिसको बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय, इनको जाएगा। अब ये इतना क्यों किया, तो बस सिंपल सी है, शहरी जनसंख्या इंडिया में कितनी थी पिछली जनगणना के अनुसार, 31 पॉइंट कुछ, ठीक है, तो इतने % उस हिसाब से जा रहा है। गांव में अभी भी लोग 67 पॉइंट समथिंग लोग निवास करते हैं, तो इतना उस हिसाब से जा रहा है। लेकिन इन्होंने बोला कि आगे इसको बढ़ाना है, बढ़ाते हुए हमें कितना 65.35 लेके जाना है, क्योंकि शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है और गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं, तो सुविधाएं और पैसा इनको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब कुछ मैं आपको ना इनके इंटरनल कागज़ दिखाई देता हूँ, इससे पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट मिलती है। ये एक फॉर्म दिया जाता है ग्राम पंचायत को या ग्राम सभा को कि आप ये भरो, तो आपको क्या है, ब्लॉक का नाम डालना है जिसमें ग्राम पंचायत आपकी आती है, फिर GP मतलब ग्राम पंचायत शॉर्ट फॉर्म, तो ग्राम पंचायत का नेम डालना है। ईयर ऑफ PG क्लेम्ड, PG मतलब परफॉर्मेंस ग्रांट, प्रदर्शन अनुदान की बात हो रही, ग्रांट मतलब अनुदान, ठीक है। ईयर ऑफ विच ऑडिट, अब ये बोला है कि किस साल में आपका ऑडिट कंप्लीट हुआ। ऑडिट में मैंने बता दिया बही खाते की जांच होती है मेनली। इसका नेम ऑफ एजेंसी होम ऑडिट कंडक्टेड, तो किस एजेंसी ने ऑडिट किया, कि जो ऑडिटर जनरल है AG उसने किया है, कि इंटरनल ऑडिट हुआ है, कि किसी CA ने किया, वो नेम लिखना है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ UC फॉर BG, BG क्या होता है, बेसिक ग्रांट, तो बेसिक ग्रांट के लिए आपने जो फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन है, उसकी बात हो रही है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ UC फॉर PG, ये है परफॉर्मेंस ग्रांट की बात हो रही कि इसके लिए एप्लीकेशन कब दिया। फिर बोलेंगे एक डिमांड रजिस्टर होता है,
उसमें होता है कि करंट इस टाइम की वर्तमान में आपकी क्या डिमांड है, आप ये सब चीज़ों में मांग रहे हो। एरियर पुराने कितने बकाए हैं और टोटल, ठीक है। फिर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर, ग्राम पंचायतों से आप बोला कि आपके खुद के स्रोतों से लास्ट ईयर कितनी इनकम रही। इनकम ऑफ दिस ईयर, इस साल कितनी है आपकी, और परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, फिर से इंपॉर्टेंट है कि खुद के ओन इनकम सोर्सेस में परसेंटेज इंक्रीज बताइए। वेदर फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ बेसिक ग्रांट ऑफ लास्ट ईयर सबमिटेड, सबमिट की आपने कि नहीं की। ओपनिंग बैलेंस 25% से कम होना चाहिए, ये भी लिखा है वहाँ पे। तो ओपनिंग बैलेंस पिछली बार से 25% से कम होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम सभा कंडक्टेड विच डेट, ग्राम सभा की बैठकें कितनी कंडक्ट की गई और किस डेट में, विथ डेट के साथ लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ सोशल ऑडिट, अब ये आ गया सामाजिक अंकेक्षण की बात हो गई। ये सारी चीज़ें तो ये भरना होता है, इससे आपको ना आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या देखा जाता है। इसी से ही आपको कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए अब कुछ और देखना ही नहीं, ये सारा देख लो क्या क्या होती है, किस पे बात होती है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर जिन लोगों को ग्रांट दी गई उसके लिए एक और है, फिर से 2016-17 में क्या है, तो ये इन्होंने बोला जीपी मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का ऑडिट हुआ, प्लस 50% मोर ऑफ ओन इनकम सोर्सेस। OSR का मतलब हुआ खुद के इनकम के सोर्स, सब्जेक्ट टू मिनिमम कलेक्शन, खुद के इनकम के जितने सोर्स हैं उसमें मिनिमम कलेक्शन 25,000 का होना चाहिए, तो 100% मिल जाएगा आपको परफॉर्मेंस ग्रांट। और ये है 40% आपने जीपी ऑडिट किया ग्राम पंचायत का, और मोर ऑफ ओन इनकम सोर्स या ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, OSR होता है, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये आपके खुद के हों, तो इससे क्या होगा कि अगर ये 20,000 हैं तो आपको 80%, इस तरीके से इन्होंने दिया है। अगर आपके 10% से कम कलेक्शन है तो कोई परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं मिलेगी। ऐसे ही ग्राम पंचायत लेस देन 20% कलेक्शन, नो परफॉर्मेंस ग्रांट, 2017-18 में हो गया। यहाँ पे 30% से कम कलेक्शन है अगली बार में, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। और अब कर दिया मिनिमम कि 40% कलेक्शन होना चाहिए, तब आपका क्या है, ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी। परफॉर्मेंस ग्रांट यहाँ पे आपका होता है ख़त्म। आखिरी देख लो कि इसको वही जो मैंने बताया कि 65-35 अनुपात करना है, जो आपके वित्त आयोग ने बोला है, क्योंकि आगे चल के शहरीकरण बढ़ रहा है। अगला देख लेते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना, सबसे इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है ये। ग्राम पंचायत विकास योजना पढ़ो, इसी से सारा हो। इसको मैंने बड़े अच्छे से PDF में समझाया आपको, फ्लो चार्ट बना के भी बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, GPDP। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ये आप उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पे जाओगे सीधा लिखा मिल जाएगा पहले ही पेज पे। 57,705 ग्राम पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं और 75 जिला पंचायतें हैं। GPDP का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है, हमारी योजना हमारा विकास। GPDP कहीं पे बोलोगे समझ जाएगा, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ग्राम पंचायतों के समग्र एवं समेकित विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को 2015-16 से लागू किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायतों द्वारा सहभागी नियोजन, सहभागी मतलब सबकी भागीदारी हो, नियोजन मतलब प्लान हो, सबकी भागीदारी से प्लानिंग बनाया जाए, उस प्लान के अनुसार काम हो, द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना है। तो सब लोग, ग्राम सभा के लोग भाग लें, उनकी ज़रूरत के अनुसार से योजना बनाई जाए और पूरे वर्ष भर के लिए योजना हो, इसी को ही बोलते हैं क्या है, ग्राम पंचायत विकास योजना। किस पर्पज से है ये, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर आधारित है, कि संसाधनों का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो। सपोज करो आपके पास डीजल है, ग्राम पंचायत के लिए जो डीजल तेल आया, ठीक है, तो आप देखोगे इसका बेस्ट, सबसे ज़्यादा उपयोग किस में, सिंचाई में है कि किसी चीज़ में है, तो यही है कि जो आपके पास संसाधन है उसका बेस्ट उपयोग पहले कहाँ होना है, जिसमें सबसे ज़्यादा भला हो, उस आधार पर उपयोग करो। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रगतिशील करना, सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास की दिशा में प्रगतिशील करना, एवं समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब ये सारा मैं समझा दूंगा क्यों है, क्या है, कैसे क्या है, देख लो सारे पॉइंट फॉर्म में आपका, कि ग्राम पंचायत विकास योजना की जरूरत क्यों पड़ी। तो ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास करना, पूरे समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना,
विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी करना। पारदर्शिता लाना और उत्तरदायित्व, सबके उत्तरदायित्व क्या होता है ना, ग्राम सभा का सारा लोग बैठ के योजना बना रहे हो तो हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है, ठीक है। और जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव रहता है भ्रष्टाचार नहीं करना, क्योंकि ये लोग बैठे हैं नीचे। सहयोगी नियोजन, सबके साथ मिलकर प्लानिंग और संसाधनों के अभिसरण। अभिसरण होता है वो चीज़ की एक जगह आके सारे संसाधनों का बेस्ट यूज करना, इसको बढ़ावा देना। वंचित वर्गों की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए यहाँ पे ध्यान देना। अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, इनके कल्याण को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। 10% वेटेज इसको भी दिया जाता है जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति रह रही। जब जिले के अंदर गांव में बांटा जाता है, जिले में तो जनसंख्या और क्षेत्रफल देख लिया, जब गांव को दिया जाता है ना यही ग्रांट, तो ये क्या होता है, इसमें देखते हैं फिर आपका 90% गाँव की जनसंख्या और 10% देखते हैं SC ST की जनसंख्या, इस आधार पर पैसा दिया जाता है। तो वंचित वर्गों की आवश्यकता के साथ सामाजिक सुरक्षा को प्रमुखता से सम्मिलित करते हुए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के कल्याण को प्राथमिकता देना। नियोजन की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना। नियोजन मतलब प्लानिंग, जो आप प्लानिंग बनाते हो ना, वर्ष भर की योजना बना लेते हो, तो इस योजना की प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना है। जिस चीज़ की मांग है उसी आधार पर काम होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये ग्राम पंचायत विकास योजना है, इसके निर्माण के 5 चरण जान लो कौन कौन से हैं। पहला है वातावरण का निर्माण करना, एक एटमॉस्फेयर बनाना जिसमें आप योजनाएं बना पाओ। दूसरा चरण क्या है, पारिस्थितिकी विश्लेषण। पूरा पारिस्थितिकी विश्लेषण करो, क्या है, कैसे चाहिए, क्या जरूरत है, कब हो सकता है, कितने पैसे की है, क्या है। तीसरा चरण आवश्यकताओं समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता का निर्धारण। विभिन्न आवश्यकताओं की आपने पहचान की, विभिन्न समस्याओं की कर ली, लेकिन काम तो सारे जरूरी हैं, करना पहले कौन सा है, तो ये प्राथमिकता निर्धारण होता है कि पहले कौन सा किया जाए। चौथा चरण क्या होता है, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करना। कि संसाधनों का निर्धारण कर दिया कि इतना पैसा चाहिए, यहाँ से आएगा, और एक आपने प्लान कागज पर उतार दिया तो वो हो गया ड्राफ्ट। स्कूल बनना है तो आपने उतार दिया कि ये लगेगा, पहले ज़मीन लगेगी, फिर यहाँ पे बाउंड्री बनेगी, फिर यहाँ पे इतना सीमेंट लगेगा, इतना सरिया लगेगा, ये आएगा, इतनी मजदूरी लगेगी, वो सब चीज़ें उतार दी। पांचवा चरण है कि उसको तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाना। ये सारे चरण हैं। आगे चलते हैं, योजना कैसे बनती है। अभी ग्राम पंचायत विकास योजना, तो ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के अंतर्गत ग्राम सभाओं की बैठक के माध्यम से जन समुदाय की आवश्यकताओं का चिन्हीकरण। तो पहले ग्राम सभा की बैठक होगी, उसके बाद पूरे जो गांव के लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को चिन्हित किया जाएगा, ये है। फिर प्राथमिकीकरण किया जाएगा कि आवश्यकताएं तो फिर मैंने बोला बहुत सारी हैं, लेकिन आपको प्राथमिकता देनी होगी कि सबसे ज़्यादा जरूरी इस टाइम कौन सा है, तो प्राथमिकीकरण किया जाएगा। विभिन्न स्रोत, अब आपने बना तो लिया कि हमें ये काम करना है, ये हमें ज़रूरत है, फिर आपको संसाधन भी तो देखने पड़ेंगे कि कहाँ हैं, कितने हैं, कौन से हैं और किससे क्या काम होगा। तो विभिन्न स्रोतों एवं योजनाओं से उपलब्ध होने वाले संसाधनों को समेकित कर सहभागी नियोजन सब साथ में मिलकर प्लानिंग करेंगे, द्वारा वार्षिक एवं पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती है। इसे ही बोलते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना। इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाओं को पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का एक सॉफ्टवेयर है प्लान प्लस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस सॉफ्टवेयर का नाम। तो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का सॉफ्टवेयर प्लान प्लस पे अंकित कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद क्रियान्वयन से संबंधित सॉफ्टवेयर है एक्शन सॉफ्ट, ठीक है, ये प्लान प्लस है, दूसरा है एक्शन सॉफ्ट। इस पर प्रत्येक वर्ग ID के सापेक्ष तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन यहाँ से इसी पोर्टल पर पता चल जाता है कि आपको अनुमति मिली कि नहीं मिली। के उपरांत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अंकित की जानी है। फिर बताते हैं कि हाँ, अगर यहाँ से आपको क्या मिल गया, परमिशन मिल गई, तो आप देखोगे कि यहीं पे आपको ये दर्शाया जाएगा कि कितना पहली किस्त इसकी रिलीज हुई कि नहीं हुई, कब होगी, क्या है। अब इस योजना जो ग्राम पंचायत विकास योजना है, इसके क्षेत्र में क्या क्या काम हुए सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले तो 26 जून 2015 को कार्यालय ज्ञापन द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ग्राम पंचायत विकास योजना की जो प्रक्रिया है, इसको जनपद स्तर से ग्राम पंचायत तक, मतलब जिला स्तर से ग्राम पंचायत तक चरणबद्ध तरीके से कराने संबंधी दिशा निर्देश कब जारी किए गए, 11 दिसंबर 2015 को प्रमुख सचिव पंचायती राज के हस्ताक्षर से जारी हो गए। अगला क्या बोला गया, 2 लाख तक के कार्यों को प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभा को एवं वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की खुली बैठक में लिए जाने की स्वीकृति प्रदान संबंधी आदेश दिसंबर कब जारी हुआ, 22 नवंबर 2016 से।
तो देखो फिर से समझ लो ये क्या बोला है कि 2 लाख तक के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति कौन, ग्राम सभा करेगी। वार्षिक कार्य योजना, जब आप पूरे वर्ष भर की कार्य योजना तैयार कर रहे हो तो ग्राम सभा की खुली बैठक होनी चाहिए जिसमें कोई भी देख सके और कोई भी बात रख सके। और ये संबंधी आदेश कब जारी किया गया, 2016 से। इस योजना के महत्वपूर्ण घटक देख लेते हैं। घटक क्या होते हैं, जो कार्य, जो आपको क्षेत्र दिए गए वही घटक हैं, तो जो विषय सौंपे गए, जो कार्य सौंपे गए वही हैं। तो फिर से देख लो, 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका, उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, फिर उसका संशोधन आया 1994 में। इसके अंतर्गत निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को निम्न आधारभूत कार्यों उत्तरदायित्व में से इतने का प्रतिनिधान किया गया है। कौन कौन से कार्य हैं, यूपी की बात हो रही है, ध्यान रखना, वहाँ पे तो 29 विषय सौंप दिए गए, कार्य सौंप दिए गए, लेकिन यूपी ने क्या क्या सौंपा वो यहाँ पे है। ग्राम पेयजल योजनाओं का परिचालन एवं रखरखाव, मतलब गाँव में जलापूर्ति। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, पढ़ लेना ध्यान से, ये सारा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कितने कार्य सौंपे गए यूपी में ग्राम पंचायतों, कौन कौन से हैं, क्या हैं, या 4 कार्य दे दिए, उनमें से पूछा ग्राम पंचायतों को ये कार्य सौंपा गया कि नहीं सौंपा गया। फिर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न का भोजन, जो मिड डे मील होता है। ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशु हाटों का परिचालन तथा रखरखाव। ग्रामीण कार्यक्रम स्वच्छता या ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। श्रेणी दा के जो पशु चिकित्सालय हैं इनका पर्यवेक्षण एवं अनुरक्षण। अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, पेंशन आदि हेतु लाभार्थियों का चयन करना कि कौन कौन लाभार्थी होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पर्यवेक्षण, जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पंचायत क्षेत्र में सृजित स्थायी परिसंपत्तियों का रखरखाव। ग्रामीण पुस्तकालय। ग्राम स्तर पर युवा कल्याण कार्यक्रम। ग्रामीण आवास योजनाएं और लाभार्थियों चयन, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना होती है तो उनके कौन कौन से लाभार्थी होंगे ये प्रधान वगैरह ही डिसाइड करके यहाँ से भेज देते हैं ग्राम पंचायत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रमशः सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण रिपोर्ट का प्रमुख एवं प्रधान द्वारा सत्यापन कि हाँ इन्होंने किया था निरीक्षण। लघु सिंचाई लाभार्थियों का चयन, जो लघु सिंचाई परियोजनाएं आ जाती है ना कि आपके यहाँ तालाब बनेगा, गवर्नमेंट ने इतने पैसा सैंक्शन किए हैं, तो वो सब। ऊसर भूमि सुधार योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव, ये सारे कार्य सौंपे। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में यह व्यवस्था की जाएगी कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करते हुए, तो बस ये थोड़ी सी थ्योरेट के लिए, ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि आपका कुछ आएगा। ये बोल दिया कि जो उपलब्ध संसाधन है इनको प्राथमिकता के आधार पर आप डिसाइड करोगे और फिर इनका उपयोग और सुविधाओं का समुचित वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात ही अन्य कार्यों यथा कौन से, ये जब सारे कार्य हो जाएं तब अन्य कार्य पुस्तकालय की स्थापना, वृक्षारोपण, बाल विकास, सहकारी समितियों का अनुरक्षण, आपदा प्रबंधन को सम्मिलित किया जाएगा। समस्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन से ग्रामीण क्षेत्र में जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार एवं अंततः मानव विकास सूचकांक भी बेहतर हो सकेगा, ये इन्होंने बोला है। इसका एक उद्देश्य रखा है, फाइनल उद्देश्य। अब संसाधनों का निर्धारण देख लो, कहाँ से पैसा आएगा, है ना, संसाधन कैसे निर्धारित होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों का उल्लेख निम्न प्रकार से रहेगा। स्वयं के स्रोत हैं, स्वयं का कर है, शुल्क है, संसाधन है। ये केंद्र द्वारा जो अनुदान है, राज्य द्वारा अनुदान है, स्वैच्छिक अनुदान है, लोग बाग स्वैच्छिक अनुदान दे देते हैं, है ना, संस्था दे देती है, एनजीओ दे देता है। केंद्र एवं राज्य द्वारा संचालित योजनाएं हैं, ये आ गया। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को पंचायत घर, जो धनराशि है, ठीक है, जो प्राप्त की ग्राम पंचायत में, वो या तो पंचायत घर है या अन्य सामुदायिक भवन है, सरकार के अन्य भवन है जो गांव में आते हैं। इस पे क्या करेंगे, इनकी दीवारों पे लेखन के माध्यम से जन सामान्य को सूचना प्रदान करने हेतु प्रदर्शित किया जाए, मतलब लिखवा देंगे दीवारों पे ऐसा ऐसा इतनी राशि है। ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित केंद्रीय तथा राज्य की योजना की वित्तीय एवं मानव संसाधन का अभिसरण किया जाएगा। तो दूसरे संसाधन आ गए, अगली लिस्ट दे रहा हूँ, जो कि जो केंद्रीय और राज्य की वित्तीय एवं मानव संसाधन, मतलब यहाँ पैसे की भी बात हो रही है और कर्मचारियों की भी बात हो रही है। तो केंद्रीय वित्त आयोग है, इनके संसाधनों का अभिसरण किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग है, मनरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, अंत्येष्टि स्थल जो है इनका विकास, पंचायत भवन का निर्माण, और NRLM, क्या है NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
इसके तहत काफ़ी पैसा आता है, ठीक है। इसके तहत जो संसाधन मिलेंगे सबका अभिसरण करके मतलब बेस्ट यूज किया जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु जनपद स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति बनेगी। तो बस सिंपल समझ लो, जो योजनाएं होती हैं इस समिति के द्वारा ही उसको क्या है स्वीकृति मिलती है, पैसा इसी समिति के साइन से मिलता है। सब क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। देख लो इसके मेन आदमियों को लिखा है, सारे लिखने में तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर किसकी अध्यक्षता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक समन्वय समिति होगी, जो कि ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के अनुश्रवण की कार्यकारी समिति होगी। ये मुख्य कार्यकारी समिति होगी। समिति की प्रत्येक त्रैमासिक में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसके सदस्य कौन कौन होंगे वो देख लो। जिलाधिकारी तो बता दिया अध्यक्ष होगा, और मुख्य विकास अधिकारी CDO ये क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। इसके बाद सदस्य होते हैं, सदस्य में कम लिखे मैंने, बहुत होते हैं सदस्य इसके। जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का हर डिपार्टमेंट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का, उस डिपार्टमेंट, वो सारे इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, माध्यमिक शिक्षा अधिकारी हो गया, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण अधिकारी हो गए, जो भी आपके हैं। फिर मैंने बोला वो सारे जिला लेवल के होंगे जो अधिकारी, वो इसके क्या होंगे, सदस्य हो जाएंगे। जैसे कि आपका पशु कल्याण अधिकारी है वो भी होता है, जो आपका पंचायती राज का अधिकारी होता है वो भी होता है, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, ये सारे सदस्य होते हैं, ठीक। अध्यक्ष उपाध्यक्ष और कुछ सदस्य याद रखो, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि इस योजना, ये क्या है ना, वही जो मैंने बताया कि योजना के प्रमुख चरण है, उस योजना को और मैं ज़्यादा डिटेल में लेके और इसकी एक तरीके फ्लो चार्ट में समझा देता हूँ तो पूरा समझ में आ जाएगा कि जो योजना बनती है ये है वर्क प्लान। वर्क प्लान, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही निकाला है, पंचायती राज मंत्रालय की सब चीज़ें। तो वर्क प्लान में क्या है कि जन उन्मुखीकरण, पहले लोगों की तरफ उन्मुख होनी चाहिए योजना। तो उसके लिए क्या क्या काम है, जनपद स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति की बैठक एवं रणनीति का निर्माण होता है। क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत रिसोर्स ग्रुप का गठन होता है। क्लस्टर में कितनी 10 ग्राम पंचायतें आती हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना मार्गदर्शिका का प्रकाशन, एक रोड मैप रखा जाता है, एक बुक रखी जाती है जिसमें मार्गदर्शन किया जाता है ऐसे ऐसे काम होना है। और 10 ग्राम पंचायतों पे एक क्लस्टर का निर्माण होगा। फिर आगे क्या होगा, क्लस्टर स्तर पर योजना निर्माण के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु चार्ज ऑफिसर का एक चयन किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर का चयन किया जाएगा जो ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग के लिए ही पूरा काम हो रहा है, ठीक है। जिला स्तरीय कार्यशाला के पश्चात ग्राम सचिवों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय का उन्मुखीकरण करना। तो यहाँ पे जो BPO हैं, ग्राम सचिव ही बनते हैं आगे चल के, तो इनका क्या करना है, ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय, पूरे समुदाय को उन्मुख करना, उनको जागरूक करना। आगे चलते हैं, संवेदीकरण एवं क्षमता निर्माण। तो संवेदीकरण और क्षमता निर्माण कैसे होता है, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, एक बुक पूरा कि मॉड्यूल, पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन होगा, ऐसे ऐसे प्रशिक्षण देना। क्षमता विकास हेतु आवश्यकताओं का आकलन करना। क्षमता का मतलब ये होता है, क्षमता विकास मतलब ट्रेनिंग। फिर फिल्म पठन सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण फिल्म CD आदि का निर्माण करना, इसके द्वारा ही ट्रेनिंग मिलेगी। राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करना। कार्यशाला क्या होता है, सेमिनार टाइप का, वहाँ पर बुला लिया, वहाँ सारा प्रशिक्षण, एक ट्रेनिंग हो गई। उप निदेशक पंचायती तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन करना और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ठीक है। इसमें से याद नहीं करना, ये आपकी समझ के लिए दिया है, जो आपका काम है पुराना वहाँ खत्म हो गया, इसमें कुछ याद नहीं करना, बट समझ बन जाएगी इससे। फिर संवेदीकरण एवं क्षमता निर्माण का दूसरा खंड क्या है, जिला और खंड स्तरीय पे, वो राज्य स्तरीय था, ये जिला और खंड स्तरीय। तो विभिन्न विभागों के जो अभियंता हैं इनका 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाएं, क्योंकि अब ये बिल्कुल ग्राउंड पे जो उतर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो 2 दिवसीय होता है इनका, विभिन्न विभागों के जो अभियंता हैं। चयनित पंचायत प्रतिनिधियों का 2 दिवसीय उन्मुखीकरण। तो जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका भी 2 दिवसीय क्या होगा, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। खंड स्तरीय जो JE हैं, जूनियर इंजीनियर, इनका भी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। खंड स्तरीय ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। खंड स्तरीय चार्ज ऑफिसर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और खंड स्तरीय अधिकारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। आगे चलते हैं, प्रारंभ में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में।
तो ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु तिथि का निर्धारण किया जाता है। फिर पारिस्थितिकी विश्लेषण में क्या होता है, ग्राम पंचायत स्तर के सहयोगी आंकड़े यहाँ पे दिए जाते हैं, और ग्राम पंचायत स्तर के प्रारंभिक आंकड़े में क्या होते हैं, पीआरए टूल्स और सर्वे इत्यादि। फिर कार्यों का प्राथमिकीकरण एवं परियोजना प्रस्ताव कैसे तैयार होती है वो देख लो। पारिस्थितिक विश्लेषण की रिपोर्ट ग्राम सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत की जाती है। ग्राम सभा की बैठक में जन सामान्य की आवश्यकताओं एवं कार्यों का चिन्हीकरण करना, पंचायत के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी को इकट्ठा करना। जन सामान्य की आवश्यकताएं, पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधन एवं पारिस्थितिकी विश्लेषण, इन तीनों को अब ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा में आवश्यकताओं एवं कार्यों का प्राथमिकीकरण करना, कि पहले मैंने बताया कि सारी आवश्यकताएं पहले उठा ली, इसके बाद क्या किया आपने, संसाधन भी देखे, उन संसाधन के आधार पर आप क्या प्राथमिकता तय करते हो कि सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है। तो वही है, ग्राम पंचायत तकनीकी ग्रुप एवं क्षेत्र पंचायत तकनीकी ग्रुप की सहायता से कार्यों का परियोजना प्रस्ताव तैयार कराना, क्योंकि ये तो मौखिक हो गया ना, जब तक आप उसको पेपर पर नहीं उतारोगे, वर्क प्लान नहीं होगा, स्वीकृति नहीं मिलेगी। फिर ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप कैसे दिया जाता है, ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना, ग्राम सभा के समक्ष खुली बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन स्वीकृति के रखना। जो खुली बैठक है ग्राम सभा की, उसमें क्या है, ड्राफ्ट को रखा कि हाँ स्वीकृति दो। ग्राम पंचायतें द्वारा पंचवर्षीय ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखते हुए अपनी वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना को क्या है, तैयार करना। अब ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति कैसे मिलती है, ये देखो, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पूरी विकास योजना क्लियर हो गई और कैसे कैसे स्टेप में क्या क्या होता है। ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रखी। तो ये तो ग्राम सभा ने स्वीकृत कर दी ना, इनका रोल ही नहीं होता है, लिखा है मेनली ग्राम पंचायत और पंचायत सदस्य, फिर मैंने बोला मेनली प्रधान कर देता है चीफ डिसाइड। इसको अब ग्राम पंचायत के समक्ष रखेंगे, क्योंकि मेन स्वीकृति तो इन्हीं की मानी जाएगी, ये चुने हुए लोग हैं। परियोजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति देख लेते हैं कैसे मिलती है। अगर 50,000 तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत कर सकती है। 50,000 एक से 2.5 लाख तक की कार्य योजना का अनुमोदन सहायक विकास अधिकारी करेगा। 2.5 लाख एक से 5 लाख तक की कार्य योजना का अनुमोदन जिला पंचायत राज अधिकारी, और 5 लाख से ऊपर की कार्य योजना है तो जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। ये पूरा आपका आ गया यहाँ पे ढांचा। दो आपके टॉपिक, इसका आखिरी देख लो, इसके बाद क्या करना है आपको, योजना बनाने की प्रक्रिया और योजना में लिए गए कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कैसे होगा। तो वहाँ तक योजना आपकी हो चुकी है, ठीक है, स्वीकृति मिलेगी सब, लेकिन उसके बाद और क्या क्या आपको काम करना है। पंचवर्षीय एवं वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना के प्लान को, ये बताया ना, प्लान प्लस सॉफ्टवेयर है, इस पर अपलोड करना। एक्शन सॉफ्टवेयर जो है आपका, इसके माध्यम से प्रत्येक माय कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को अपलोड करना। तो एक्शन सॉफ्ट और प्लान प्लस लिख लेना अपने पेपर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का काम अलग अलग लिख लेना। योजना बनाए जाने की प्रक्रिया का 100% निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी जो है आपका द्वारा 3 माह में किया जाना। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 10% निरीक्षण 3 माह में किया जाना। ये 100% करेगा निरीक्षण, और 10% निरीक्षण कौन करेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी। मंडलीय उप निदेशक पंचायत राज द्वारा 5% निरीक्षण 3 माह में करना है, जो मंडल का उप निदेशक। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 2% निरीक्षण 3 माह में करना। और फिर आखिरी आते हैं आपके कौन से, जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के भ्रमण के समय, इन पे वो चीज़ डाली नहीं गई है, ठीक है, ग्राम पंचायत विकास योजना का निरीक्षण करना है। जब ये भ्रमण करेंगे तब ये निरीक्षण कर सकते हैं। इन सब लोगों के लिए डाला गया कि इतना तो आपको करना है, इस टाइम में करना है, ठीक। ये आपकी ग्राम पंचायत विकास योजना यहाँ पे खत्म होती है। अगले कुछ टॉपिक ही बचे हैं जो मैंने बोला है, धीमे धीमे करके वो आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स अब तक कराए गए हैं, ध्यान रखना, हर उसको रिवाइज करो बार बार, कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार एक एक शब्द आप पढ़ चुके होंगे, तब जाके आपके माइंड में वो चीज़ घुसेगी। उसको पढ़ लेना, तभी बहुत आसान हो जाएगा पेपर। जैसे ही ये सारा होगा, इसके साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो रिवीजन प्रोग्राम आपका शुरू हो जाएगा। एमसीक्यू बनने के लिए डाल दिए और आराम से बन के 1-2 टॉपिक की तैयार भी हो गए, लेकिन उसको तभी कराएंगे जब आपका ये लगेगा कि हाँ उतना समय आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो रिवीजन प्रोग्राम के साथ साथ टास्क भी शुरू होंगे।
टास्क दिए जाएंगे, उनमें क्या होगा, गैप भरे जाएंगे, जो कुछ गैप हैं इधर उधर से वो भरे जाएंगे, और भी बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहेगी। प्लस आपका यूपीजी के आगे चल के शुरू होगा, कंप्यूटर शुरू होगा। ये जानकारी है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, सारी पीडीएफ मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम, ये सब चलेगी, टास्क चलेंगे, वैल्यू एडिशन चलेंगी, और टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आप लोगों के जो डाउट होते हैं वो सॉल्व होते रहते हैं। बैच फीस ये है, आपको पेमेंट करना है इस नंबर पे, नेम देख लेना, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस या इस नंबर में से किसी पे भी भेज सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।